चलें जी, कॉन्फ़िगरिंग आर्काइव लॉग डेस्ट 2 आपके पास कह लें मेजर ऑप्शंस हैं। वन इज कि सिर्फ लोकल डेस्टिनेशंस यूज करें। लोकल मीन जिस कंप्यूटर के ऊपर डेटाबेस है। तो यू हैव टू पैरामीटर्स, लॉग आर्काइव डेस्ट, लॉग आर्काइव डुप्लेक्स डेस्ट, दोनों मैंडेटरी हैं, ऑप्शनल कोई नहीं है। इसमें पाथ आपने लिखना होता है U01 लाइक ऐप, ऑरेकल, या इसमें फ्लैश रिकवरी एरिया का पाथ दे दिया तो इसमें कोई और पाथ दे दिया, इसमें U01 है, इसमें U02 है। ठीक, दोनों मैंडेटरी हैं। अगर डुप्लेक्सिंग करनी है, ये पुराने किसी ज़माने में ऑप्शन होती थी कि मैक्स डुप्लेक्सिंग हो सकती थी 8i या 8.0.5 तक होता था, लेकिन ये दोनों कब यूज़ होती हैं? जब आपने लोकल उसी सिस्टम के अंदर चीज़ स्टोर करनी है। जी नो नो नो, जिधर मर्जी हो, जहाँ पे मर्जी, जितने मर्जी माउंट पॉइंट्स बना लें, जिस मर्जी माउंट पॉइंट के ऊपर रख दें। चाहे नेटवर्क एनेबल्ड NFS या GFS डिवाइस हो या आइसकजी कोई सैंड डिवाइस मैप की हुई है, लेकिन उसका ब्लॉक डिवाइस नेम हो यहाँ पे, ठीक है, इट शुड बी ब्लॉक डिवाइस नेम। सॉरी, ठीक, ब्लॉक डिवाइस नेम। ब्लॉक डिवाइस नेम मीन say you have a folder here U02 app Oracle, अब मुझे ये नहीं पता Oracle इज अ फोल्डर। अब अगर आप fdisk -l लिखते हैं यहाँ पे कमांड, तो वो आपको बताएगा कि जी ये dev sda1 लाइक ये कोई माउंट पॉइंट है। अगर आपने इस Oracle फोल्डर के अंदर इसको माउंट किया हुआ है, माउंट dev sda1 आगे Oracle लिख दें तो ये वाली डिवाइस इस फोल्डर में माउंट हो जाएगी। जस्ट लाइक जैसे आप विंडोज में कोई शेयर्ड फोल्डर मैप करते हैं, शेयर्ड ड्राइव मैप करते हैं ना, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। चाहे आइसकजी हो, कोई आइसकजी नेम हो, अगर मैप्ड है प्रॉपरली तो यस यू कैन राइट हियर। मैप नहीं है तो फिर नहीं लिख सकते, ये आरमैन की लिमिटेशन है। मैप्ड है इट्स ओके, मैप नहीं है फिर नहीं आप कर सकते ऐसा काम। नंबर 2, दूसरा ये होता है कि जी लोकल एंड रिमोट डेस्टिनेशन दोनों का मिक्सचर यूज कर लें। मिक्सचर क्या होता है? लॉग आर्काइव डेस्ट 1 से लेके जो अभी तक आपने पढ़ा था 31, 1 से लेके 31, सो आप ये 31 लोकेशंस यूज कर सकते हैं। अब जब ये 31 लोकेशन यूज करते हैं, क्योंकि जब डेस्ट 1 2 3 4 तो इसमें मर्जी होती है आपकी, चाहे लोकल का नाम दे दें, चाहे आप किसी रिमोट का नाम दे दें। इसमें कैसे पता चलता है कि जी लोकल है या रिमोट है? तरीका ये होता है जी लिखने का, log _ archive _ dest _ 1 लोकेशन। अब इसमें चंद एक पैरामीटर होते हैं। अगर आप यूं लिखें ना, लोकेशन इज इक्वल टू आगे अपनी किसी हार्ड डिस्क का पाथ दें, तो इसका मतलब है कि लोकल डेटाबेस है। और अगर आप यूं लिखें सर्विस इज इक्वल टू tnsnames.aura में जो एक वैलिड नेम होगा, tnsnames.aura में आपकी डेटाबेस का कुछ भी नाम जिसके साथ आपने कम्युनिकेट करना है, अगर यहाँ पे ये tnsnames.aura की एक वैलिड एंट्री का नाम हो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जब कनेक्ट अप होते हैं तो हम यहाँ पे oranet, हमने एक oranet के नाम की एंट्री बनाई हुई है। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं सर्विस इज इक्वल टू oranet, तो कौन सी डेटाबेस जिसको tnsnames.aura oranet के नाम से जानता है, सो इट शुड बी रिमोट, ये रिमोट सर्विस का नाम होगा। अब यहाँ पे दूसरी बड़ी लॉट ऑफ ऑप्शंस होती हैं जो आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं की गई। एक लोकेशन होती है रीट्राइज, एक होता है टाइम आउट, एक होता है कि अगर आप कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट इट्स ऑप्शनल, बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल, बाय डिफॉल्ट रीट्राइज इज इक्वल टू 3। 3 बार, पहली बार लिखने की अटेम्प्ट करेगा, फेल हो गया। रीट्राइज बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं, 3 टाइम्स अटेम्प्ट करता है। पहली बार 100 सेकेंड्स के बाद, फिर 200 सेकेंड्स के बाद, फिर 300 सेकेंड्स के बाद। तीनों बार ना लिख सके तो इट्स एन ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन अगर आप कुछ नहीं आगे लिखते तो ये ऑप्शनल है, कुछ नहीं लिखते तो रीट्राइज 3 है, और उसकी भी ड्यूरेशन 100 सेकेंड, 200 सेकेंड, 300 सेकेंड है। 3 टाइम्स ना लिख सका क्योंकि अगर ये जगह अवेलेबल नहीं है, राइट्स नहीं है, कोटा लिमिट एक्सीड हो गई, तो वो इस जगह को डेफर कर देगा, डैमेज्ड डिक्लेयर कर देगा कि इट्स डैमेज्ड 1। लेकिन अगर आपने इसके आगे यूं लिख दिया कि मैंडेटरी इज अ कीवर्ड, ये खुद लिखना पड़ता है। अगर मैंडेटरी लिख दिया और वो इस जगह पे ना लिख पाया तो आपकी आर्काइविंग कंसीडर नहीं की जाएगी। चाहे 30 लोकेशंस पे आप राइट डाउन कर रहे हैं, 29 लोकेशन पे सक्सेसफुल राइट डाउन हो गया,
ये लोकेशन अड़ गई तो मीन अड़ गई, क्योंकि ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी लिख देने का मतलब ये है कि अब जब तक इस लोकेशन के ऊपर लिखा नहीं जाएगा आपकी आर्काइविंग डन नहीं हुई। और अगर आर्काइविंग डन ना हो तो आपको पता है फिर क्या सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है, यू हैव लिमिटेड टाइम। इफ यू हैव 3 लॉग ग्रुप्स, तो से आपका ये करंट वन है, लॉग स्विच ट्रांसफर होगा दूसरे पे, फिर तीसरे पे, तीसरे वाले की अभी तक आर्काइविंग नहीं हो सकी किसी वजह से, कंट्रोल वापस यहाँ पे दूसरे पे आया, पहले पे आया, और फिर जब साइकिल इस पे आएगा तो स्टक हो जाएगा ऑरेकल। सो इट वांट टू बी स्टॉल्ड, इट वांट टू बी शट डाउन। ओके, अब फिर आप लोग क्या करते हैं, रादर देन कि किसी के साथ मैंडेटरी लिख दिया जाए, एक अच्छी ऑप्शन ये होती है कि आप मैंडेटरी नहीं किसी के साथ भी लिखें, ठीक है। बजाय मैंडेटरी लिखने के यूज अनदर वन पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर? दिस वन। like you have 2 parameters, log underscore archive underscore dest underscore 1, log underscore archive underscore dest underscore 2, log underscore archive underscore dest underscore 3। like ये आपके 3 थे, u01, u02, u03। मैंने किसी भी लोकेशन को मैंडेटरी नहीं लिखा, सब ऑप्शनल है, सब रीट्राइज 3 सेकेंड है, सॉरी 3 टाइम्स है। मैं इस पैरामीटर को लिख देता हूं, log underscore archive underscore min underscore succeed underscore dest is assigned to be 2। 2 का मतलब है कि इन किसी भी 2 लोकेशंस के ऊपर अगर लिखा गया डेटा तो इट्स ओके, आर्काइविंग हो गई, ठीक है। किसी 2 पे 1 पे 3 पे 2 पे 3 पे 1 पे 2 पे, किसी भी ऑर्डर में, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन यही होती है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर मैंने लिख दिया डेस्ट 1 पे इट्स मैंडेटरी, तो ये वाली पॉलिसी नंबर 1 के ऊपर इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि नंबर 1 इज मैंडेटरी। अगर आपने लिख दिया मैंडेटरी ऑप्शनल की जगह, अगर तीनों के साथ लिख दिया मैंडेटरी मैंडेटरी मैंडेटरी, तो ये पैरामीटर आपका इग्नोर हो जाएगा। इसमें आपने कितनी वैल्यू लिखी है? 2। कितनों के साथ आपने मैंडेटरी लिखा हुआ है? 3 के साथ, तो ये पैरामीटर इग्नोर हो जाएगा। सेम लोकल के लिए कर रहे हैं या दोनों के लिए ये डेस्ट 1 2 3 जो होता है ना, ये दोनों के लिए यूज हो जाता है, लोकल के लिए भी, रिमोट के लिए भी। सिंपल आपको भी मैंने बताया कि अगर आपने फ्लैग लोकल और रिमोट को डिस्टिंग्विश कैसे करें? हाँ जी, अगर लोकेशन के साथ फ्लैग लिखा हुआ है आगे, ये देखें, इसके बाद आपने अगर कीवर्ड लोकेशन इज u02 ऐप यूं लिखा हुआ है, या आपने सर्विस इज इक्वल टू औरानेट यूं लिखा हुआ है, इस 2 पैरामीटर से होता है ना डिफरेंशिएट कि जी लोकल पे है कि रिमोट पे। ये 2 पैरामीटर आपने इसके आगे लिखने होते हैं। सर्विस ने मतलब आपने कहीं अपना क्लाइंट इंस्टॉल किया हुआ उसका सर्विस ने नहीं, या ये डेटाबेस रिमोट साइट पे पड़ी हुई है, ठीक है। लोकेशन अगर आप खुद ब्लॉक डिवाइस का नाम दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो log min succeed dest है ना, ये कभी भी, ये वाली पॉलिसी, दिस वन पॉलिसी कभी भी इन 2 पैरामीटर्स के ऊपर इफेक्टिव नहीं होती। ये 2 बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी होते हैं, log archive dest एंड log archive duplex dest, ये बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी होते हैं, इनके ऊपर ये वाली पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होती। ये वाली पॉलिसी किसके ऊपर इफेक्टिव होगी? जो log archive dest 1 2 3 4 5 के साथ चलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, लोकेशन में हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि पैरामीटर यूं लिखा हुआ है लोकेशन के साथ, कि पैरामीटर यूं सर्विस के साथ लिखा हुआ है। लोकेशन के साथ होगा तो लोकल, सर्विस के साथ लिखा होगा तो रिमोट साइट के ऊपर हो रहा होगा। कंसिडरेशन क्या होती है कि इसके आगे फ्लैग क्या लिखा हुआ है। इसके आगे कुछ ना लिखेंगे तो ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर किसी ने मैंडेटरी लिख दिया तो log succeed min dest वाला पैरामीटर इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। मैंडेटरी मीन मैंडेटरी, तो मैंडेटरी सोच समझ के लिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैंडेटरी लिख दिया किसी के साथ भी। देन बैकअप डेस्टिनेशंस में डिस्क डायरेक्टरी भी चूज कर सकते हैं, टेप डिवाइस भी यूज कर सकते हैं, Oracle सिक्योर बैकअप मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज MML इफ यू हैव ह्यूज लाइब्रेरी यूनिट, लाइक आपके पास टेप रैप्टर्स जब भी लगे हुए हैं तो यू हैव टू कॉन्फ़िगर लेगाटो या वेरिटास क्लस्टर्स आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास FRA है। FRA के सबसे बेनिफिट्स अभी डिस्कस करते हैं, उससे पहले जरा ये देख लें कि वी हैव अ थिंग कॉल्ड रिटेंशन पॉलिसी। रिटेंशन पॉलिसीज 2 टाइप्स की होती हैं। बैकअप, लाइक बैकअप आपका कितनी देर तक रिटेन करे। यहाँ पे देखिए, लुक एट हियर वी हैव अ पैरामीटर रिटेंशन पॉलिसी टू रिडंडेंसी 1। ये पॉलिसी है रिडंडेंसी बेस्ड। रिडंडेंसी 1 मीन हर चीज का एक बैकअप, तमाम डेटा फाइल्स का एक बैकअप, कंट्रोल फाइल्स का एक बैकअप, आर्काइव लॉग फाइल्स का एक बैकअप आपको चाहिए।
ठीक है, इस कहने का मतलब है कि रिडंडेंसी अगर 1 है, आज मैं एक बैकअप लेता हूं, कल भी एक बैकअप लेता हूं डेटा फाइल का। डेटा फाइल है जी सिस्टम 01.dbf, आज बैकअप लिया वैलिड, कल दोबारा बैकअप लिया इसका, तो जो कल आप बैकअप लेंगे वो वैलिड हो जाएगा, और जो आज लिया हुआ था ये आपका एक्सपायर हो जाएगा। इट्स कॉन्सिडर्ड टू बी इट्स कॉन्सिडर्ड टू बी ऑब्सोलीटेड बैकअप, ऑब्सोलीटेड, पुराना। क्योंकि फिर आपको एफआरए, फ्लैश रिकवरी एरिया में जब आप जाते हैं तो एफआरए आपको बताता है, लाइक ये देखिए मैंने ईएम की सर्विसेज आप की नहीं है, तो एफआरए बताता है कि रिक्लेमेबल स्पेस कितनी है। रिक्लेमेशन मींस कि इतने आपके एक्सपायर्ड बैकअप्स हैं, आप उन्हें वॉश कर सकते हैं और उतनी जगह आपकी रिकवर हो जाएगी। लाइक हमने जैसे एफआरए 20 GB का बनाया हुआ है, आई थिंक सो कि हम लोगों ने 20 GB का बनाया हुआ। सर जो फ्रेश बैकअप होता है वो प्रीवियस बैकअप वो लेके आते साथ? ये देखिए जी, गो टू लाइक अवेलेबिलिटी टैब, इसमें अगर हमने लास्ट टाइम क्या किया था, रिकवरी सेटिंग्स, देखिए बताता है कि आपका एफआरए कितने साइज का है, नंबर 1, एंड नंबर 2 नॉन रिक्लेमेबल फ्लैश रिकवरी एरिया कितना है। रिक्लेमेबल मीन 4.57 मेगाबाइट के आपके कंटेंट्स ऐसे हैं जो रिक्लेमेबल हैं, चीज ऑब्सोलीटेड, कोई ऑब्सोलीटेड या डुप्लीकेटेड पड़ी हुई है। अगर मैं 2 बैकअप एक जैसे ले लेता हूं, जैसे यहां पे देखिए, यहां पे पैरामीटर है रिडंडेंसी 1, मतलब हर चीज का एक बैकअप चाहिए। अगर यहां पे 2 होता, 2 मींस कि हर चीज के 2 बैकअप वैलिड हैं। जिस दिन आपने उसका तीसरा बैकअप लिया तो वो लास्ट 2 को कीप करेगा और पहले वाले को कहेगा कि एक्सपायर्ड हो गया आपका बैकअप। अब बैकअप रिडंडेंसी पॉलिसी इज क्वाइट गुड, रिडंडेंसी पॉलिसी में किसी को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक, श्योर। बट व्हाट हैपन्स कि अगर मैं यहाँ पे रिडंडेंसी पॉलिसी नहीं लगाता, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, क्योंकि पॉलिसीज होती हैं 3 तरह की। एक होती है नेवर एक्सपायर, नेवर एक्सपायर मीन कि जो बैकअप ले लिया फॉर एवर रहे। ऐसा कब हो सकता है, जब रिकवरी कैटलॉग बनाई हो। नेक्स्ट टाइम हमने रिकवरी कैटलॉग बनानी है, 2 डेटाबेसेस साइमल्टेनियसली बनानी है, एक तो ये आपका जो ORCL चल रहा है, और एक हम RMAN-DB के नाम के एक सेपरेट डेटाबेस सर्वर एक ही मशीन पे 2 बनाएंगे। अगर रिकवरी कैटलॉग बनाओ तो यस यू कैन रिटेन फॉर एवर, एल्स 2 पॉलिसीज हैं, टाइम रिकवरी विंडो बेस्ड या रिडंडेंसी बेस्ड। से मैं अगर कहता हूं टाइम बेस्ड, और टाइम बेस्ड पे भी मैं कहता हूं जी 7 डेज, से मैं 7 डेज आई एम गोइंग टू क्लिक ओके। अब देखें अब क्या है जी, रिटेंशन पॉलिसी टू रिकवरी विंडो ऑफ 7 डेज। अब पहले क्या था, पहले था रिडंडेंसी 1, अब रिडंडेंसी बेस्ड नहीं है, अब रिकवरी विंडो ऑफ 7 डेज है, ठीक है। 3 तरह की पॉलिसीज, नेवर एक्सपायर, रिडंडेंसी बेस्ड या टाइम विंडो बेस्ड। टाइम विंडो बेस्ड में एक अनॉमली है जिसका आपको बड़ा केयरफुली देखनी है इस चीज को ना, ये खासा तंग भी करती है बास खात। एनॉमली ये होती है, अगर रिकवरी विंडो आप यूज करें, जैसे हम लोग 7 डेज की रिकवरी विंडो यूज करें, जैसे दिस वन इज संडे, आज का संडे है, एंड लास्ट वन संडे, 7 डेज लास्ट संडे को पूरे होते हैं। आपने मंडे को बैकअप लिया, ट्यूसडे को लिया, वेडनेसडे को लिया, थर्सडे को लिया, फ्राइडे को लिया, सैटरडे को लिया, बट अनलकीली संडे को आपने कोई बैकअप नहीं लिया, आपने बाउंड्री वैल्यू पे कोई बैकअप नहीं लिया। रिकवरी विंडो कितने की है, 7 डेज की है, टुडे इज संडे, लास्ट संडे आपने कोई बैकअप नहीं था लिया, तो एनॉमली क्या आएगी, जो लास्ट संडे से पुराना वाला बैकअप होगा, वो चाहे 6 माह पुराना हो, चाहे 1 साल पुराना हो, इट्स अ वैलिड बैकअप, RMAN उसको एक वैलिड बैकअप कंसीडर करता है। इसलिए जब भी आप टाइम बेस्ड पॉलिसी दें तो फिर बाउंड्री वैल्यू पे लाजमी बैकअप होना चाहिए। जैसे 7 डेज, अगर 31 डेज का देते तो 31st डे पे लाजमी बैकअप होना चाहिए था।
नहीं होगा तो वो उससे पुराने वाले बैकअप को एक वैलिड बैकअप कंसीडर करेगा। ये जो आपकी होती है ना विंडो बेस्ड, इसमें एक सबसे बड़ा बग है। जैसे यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि नाउ यू आर एट अ लॉग सीक्वेंस नंबर 500, बाउंड्री वैल्यू से मैंने 7 डेज की कॉन्फ़िगर की। अब 7th डे लास्ट संडे मैंने बैकअप नहीं लिया, गलती से मैं लेना भूल गया, मैंने मंडे को लिया, ट्यूसडे को लिया, बाकी सारे बैकअप्स लिए मैं, बट संडे को नहीं लिया, बाउंड्री वैल्यू को बैकअप नहीं लिया। तो अब उससे पुराना वाला बैकअप, संडे से पुराना वाला बैकअप शायद पिछले संडे का, उससे भी पिछले संडे का बैकअप है, विच इज बैकअप बी। सो बैकअप बी इज अ वैलिड बैकअप, बैकअप सी इज अ वैलिड बैकअप। हाँ, उससे पुराना जो बैकअप होगा इट्स अ इनवैलिड, ये एक्सपायर्ड बैकअप है, ऑब्सोल्यूटेड बैकअप है, वो आप आरमैन उसको टेकअप नहीं करेगा, उसको कहेगा इट्स एन ऑब्सोल्यूटेड बैकअप, ये एक्सपायर्ड है, पुराना है, आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली नहीं है। लेकिन बाउंड्री वैल्यू पे नहीं लिया तो उससे पुराना वाला बैकअप, वो जितना मर्जी पुराना हो, चाहे 30 दिन पुराना हो, चाहे 6 माह पुराना हो, वो उसको एक वैलिड बैकअप कंसीडर करता है। बाउंड्री वैल्यू जो 7 डेज दी ना, इफ टुडे इज संडे, तो बाउंड्री वैल्यू क्या बनती है, लास्ट संडे। ठीक है, तो अब होगा क्या, नॉर्मली ये होती है सबसे बड़ी कि उसको आर्काइव लॉग्स भी पिछले संडे से चाहिए। वो अगर पिछले संडे वाली आर्काइव लॉग्स आपने टेप ड्राइव्स के ऊपर रख दी हैं तो रिकवरी की कोई भी रिकवर की कमांड लिखेंगे वो पूछेगा, वो कहेगा किधर है भाई आर्काइव लॉग। अब जैसे ये देखिए, अगर बैकअप बी में अप्लाई करता हूं तो मुझे किस लॉग सीक्वेंस से आर्काइव लॉग फाइल चाहिए, 200 से। अगर मेरे पास बाउंड्री वैल्यू पे से मैंने एक बाउंड्री वैल्यू पे बैकअप लिया होता है यहाँ पे संडे वाले दिन, एंड से कि उस वक्त लॉग सीक्वेंस नंबर 325 था, तो वो पहली आर्काइव लॉग फाइल कौन सी मांगता, 325 नंबर वाली। मुझे ये 200 से लेके 325 तक कीप करने की कोई जरूरत नहीं थी इतनी, क्योंकि आर्काइव लॉग्स बहुत हैविली जनरेट होती हैं और आप 7 डेज से पुरानी आर्काइव लॉग फाइल्स यूजली एफआरए में नहीं रखते, आप उसको मूव कर देते हैं ऑन योर टेप ड्राइव्स। एफआरए का सबसे बड़ा बेनिफिट भी यही है कि लाइक यहाँ पे नंबर 1 you have 2 parameter, db recovery file dash db recovery file dash size। हमारा ये पैरामीटर कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी, u02 app oracle flash underscore recover underscore area, और ये साइज हमने कितना दिया हुआ है 20 GB। ये 2 पैरामीटर हमारे एसपी फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर्ड है, हम लोग एफआरए यूज कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू लाइक स्पेक्स डेटाबेस की परमानेंट आइटम्स क्या होती हैं, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स। ट्रांसिएंट आइटम्स कौन सी होती हैं, जितनी भी आर्काइव लॉग फाइल्स बनी, डेटा फाइल्स की कॉपीज, कंट्रोल फाइल्स के स्नैपशॉट्स, कॉपीज, ऑटो बैकअप्स, जो बैकअप पीसीज, फ्लैशबैक लॉग फाइल्स, जो भी आप ये बनाते हैं, दीज आर ऑल कंसिडर्ड टू बी ट्रांसिएंट आइटम। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इनका एक अपना लाइफ साइकिल है कि भाई आपने कितनी दिन के मेंटेन करना है। इस चैप्टर का मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एफआरए की इंपॉर्टेंस का पता चले। एफआरए लाइक अगर आपके पास GUI मोड है तो सारा कुछ बताता है, कितने साइज का है, इसमें किस किस तरह के कंटेंट्स पड़े हुए हैं, कितने रिक्लेमेबल हैं, कितने नॉन रिक्लेमेबल हैं, इसमें फ्री स्पेस कितनी है। एंड एफआरए के ऊपर स्पेस प्रेशर इज अ मैटर। एफआरए क्या करता है, अगर स्पेस प्रेशर आए तो ये वार्निंग तक इशू करता है कि भाई ये आपकी तमाम की तमाम फाइल्स हैं जो आपको नहीं चाहिए, दे आर ऑब्सोल्यूटेड बैकअप हैं, तो इट शुड बी ओवर रिटन। ठीक है, तो ये आपको वैसे इसका ट्रेंड एनालिसिस पता चल जाता है हमें। अगर आपके पास मेट्रिक होता है बाय डिफॉल्ट, बताता है ट्रेंड एनालिसिस के पिछले 24 घंटे में क्या एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, या लास्ट 7 डेज के अंदर आप आर्काइव एरिया को अगर क्लिक करें तो आपको कंप्लीट इसके ऊपर डिटेल्स मिल जाती है। ऑरेकल ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि रिपोर्ट ऑब्सोलीट एंड डिलीट ऑब्सोलीट। रिपोर्ट ऑब्सोलीट वो आपके तमाम बैकअप्स जो कि इस पॉलिसी को ऑनर नहीं करते वो उसके अकॉर्डिंगली बताता है कि जी दीज आर ऑल ऑब्सोलीटेड। सो बहरहाल बेनिफिट्स यही हैं कि सेंट्रलाइज लोकेशन, एक ही लोकेशन के ऊपर सारा कुछ पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एफआरए वगैरह भी चल जाता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या है, यू कैन राइट लाइक दिस वन, बैकअप फ्लैश रिकवरी एरिया, एक ही कमांड है, ये डिस्क के लिए नहीं है। बैकअप फ्लैश रिकवरी एरिया, फ्लैश रिकवरी एरिया में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसका उठा के एक नया बैकअप बना दो। आप ये कमांड तभी लिख सकते हैं अगर एफआरए है तो, या बैकअप फ्लैश रिकवरी फाइल्स। एक्टिव है या इनेबल है या डिसेबल है, उसकी क्या कमांड। जब आपको ये चेक करना है कि एफआरए आपका एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है तो चेक दिस वन पैरामीटर, डीबी रिकवरी फाइल टेस्ट। देखें कि पैरामीटर नल तो नहीं है, अगर ये नल है तो इसका मतलब है कि एफआरए कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अगर इसमें कोई पाथ आ रहा है हार्ड डिस्क का तो इसका मतलब है
कि आपका FRA कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, तो वो हमने उस वक्त अपना कॉन्फ़िगर कर लिया जब डेटाबेस क्रिएट हो रहा था, क्रिएशन टाइम पे, यस, ये क्रिएशन टाइम के ऊपर जब DBCA चलाया था, इसने उस वक्त का कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, दैट्स ऑल टिल टुडे। आज हम यहीं पे ब्रेक लगाएंगे जी।